नमस्ते आप सभी को। सनातन म्यूज़ चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो इस साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की। 4 ही कहना चाहिए क्योंकि पांडिचेरी में तो पांडिचेरी एक सिटी ही है और तमिलनाडु से सटा हुआ है, तो वहाँ भी तमिल भाषी है, तो उसको अब एक ही समझ लेते हैं। 4 विधानसभा चुनाव की बात करेंगे। पिछले हम अगर 3 चुनावों की बात करें तो ये चारों राज्यों के विधानसभा चुनाव में बहुत ही परिवर्तन हो गए हैं। असम की बात करते हैं पहले। असम में जैसा कि आप सबको विदित ही होगा कि असम में पूरी तरह डेमोग्राफी काफ़ी चेंज हो गया है। तो उसके विधानसभा में के चुनावों में पिछले 3 बार में बहुत परिवर्तन हो गया। पहले कांग्रेस का एकछत्र राज हुआ करता था। फिर उसके बाद असम गण परिषद ने घुसपैठ के विरुद्ध में आंदोलन बनाया था और पार्टी बनी थी, और प्रफुल्ल कुमार महंत देश में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने थे। तो उसके बाद वो प्रमुख विपक्षी दल रही, लेकिन धीरे धीरे जब भाजपा का उत्थान हुआ तो असम गण परिषद एक तरह से समाप्ति की ओर चला गया और अब भाजपा प्रमुख विपक्षी दल बनी। फिर 2011 में भाजपा की ऐसी 2011 में भाजपा ने उपस्थिति जताई और 2016 में पहली बार भाजपा ने अपनी सरकार बना ली और असम गण परिषद से आए नेता को अपना मुख्यमंत्री बनाया, पहले मुख्यमंत्री बने। फिर उन्होंने 2021 में दोबारा जीते और इस बार कांग्रेस आए हेमंत बिस्वा शर्मा नए मुख्यमंत्री बने और अभी वो चले। देश के बहुत से लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में से एक हैं, एक हार्डलाइनर माने जाते हैं और अगली चुनाव में इस बार के विधानसभा चुनाव में उनकी बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है। असम में एक और पार्टी बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है, यूडीएफ, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। तो उनका एक मुसलमानों को बहुत बड़ा वोट उनको मिलता है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में धुबरी सीट से उनकी बड़ी हार हुई थी। 10 लाख वोट से कांग्रेस जीत गए थे। तो इस बार के चुनाव में ये देखना है कि कांग्रेस और भाजपा में लगभग बराबर की टक्कर है। तो हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए ये चुनाव बहुत ही कठिन है, बहुत ही परीक्षा घड़ी है। क्या वो जीत पाते हैं कि नहीं पाते हैं। मोदी के उत्थान के बाद असम उन राज्यों में से है जहां भाजपा ने पहली बार अपनी उछाल मारी और सरकार बनाई और भाजपा के मतों में, भाजपा की सीटों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। तो असम में एक बहुत बड़ा है, भाजपा के लिए असम बहुत ही कठिन चुनाव है और इस बार उसको जीतना बहुत ही कठिन लग रहा है। अब एक चुनाव बात करें पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में पहले कांग्रेस का स्वदेश स्वतंत्रता के बाद एक छत्र राज रहा था। 1977 में फिर वामपंथियों का राज हो गया। ज्योति बसु 3 दशकों तक राज किए। ज्योति बसु के बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य आए, उनका राज रहा। इस दौरान बंगाल की स्थिति दिन से दिन बिगड़ती गई। उद्योग धंधे सबकी बुरी दशा हो गई। जब उद्योग धंधे के थोड़ा सा कोशिश बुद्धदेव भट्टाचार्य ने शुरू किया तो ममता बनर्जी ने बहुत बड़ा विद्रोह किया। नंदीग्राम सिंगूर की घटना में टाटा के ने जब प्लांट लगा रहे थे सिंगूर में, तो उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन किया। इसी आंदोलन के बल पर बुद्धदेव भट्टाचार्य की सत्ता चली गई और 2011 में पहली बार ममता बनर्जी चुनाव जीत गई थी। ममता बनर्जी पहले कांग्रेस में ही थी। 1998 में कांग्रेस वाला होकर तृणमूल कांग्रेस पार्टी बनाई थी और उसके बाद उन्होंने कुछ वर्षों तक भाजपा के साथ गठबंधन किया था। केंद्र में ममता बनर्जी वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री भी रही थी। फिर बाद में भाजपा से अलग होकर कांग्रेस का गठबंधन किया। 2001 में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके तृणमूल कांग्रेस पहली बार प्रमुख विपक्षी दल बनी थी। तब लोगों को लगा था कि असली कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस ही है। 2006 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस ने ये साबित कर दिया कि वो बंगाल के बाद दूसरी प्रमुख पार्टी है। 2011 के चुनाव में एक आंधी की तरह ममता बनर्जी आई और वामपंथियों को ममता के आंधी में हवा मिल गई और उसमें बुद्धदेव भट्टाचार्य खुद भी हार गए चुनाव। उस चुनाव में जो 2011 के चुनाव थे उसमें भाजपा बहुत ही छोटी पार्टी थी, बहुत ही कम वोट था उनका और
उनका ऐसा लग नहीं रहा था कि भाजपा की बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। हालांकि 2014 में भाजपा ने 2 सीट जीती थी और 2019 में भाजपा ने बड़ी छलांग लगाई, 18 लोकसभा सीट जीत ली। उस समय तृणमूल कांग्रेस को 22 लोकसभा सीट मिली थी। 2021 के विधानसभा चुनाव में एक बहुत ही नाटकीय परिवर्तन हो गया। 2016 के विधानसभा में कांग्रेस और वामपंथी मोर्चा मिलकर लड़े थे और वामपंथी बड़ी ज़्यादा सीट पर लड़े थे और कांग्रेस कम सीट पर लड़े थे, लेकिन उसमें कांग्रेस को फायदा मिल गया। कांग्रेस को 44 सीटें मिली और वामपंथियों को बहुत ही कम 25 सीटें ही मिली और उनका वोट भी घट गया। वामपंथी लगभग 25% वोट मिला था उसमें। लेकिन 2021 के चुनाव में वामपंथी कांग्रेस दोनों का सुपड़ा साफ हो गया, दोनों का खाता नहीं खुला। अब भाजपा 3 सीटों से सीधे 70 सीटों पर जीती, तो उनकी बड़ी छलांग लगी। ऐसा लग रहा था भाजपा जीत गई, ऐसा हुआ नहीं। ममता बनर्जी 216 सीट जीती 2021 में और जो भाजपा है वो 77 सीटें जीती। हालांकि कई बार वो नारा लगा था अब की बार 200 पार, लेकिन वो सब नारा ही था। भाजपा के लिए जो होना चाहिए 77 सीट बहुत अच्छी छलांग थी। उनका करीब 38% वोट मिले थे भाजपा को और ममता बनर्जी लगभग 48% वोट पाई थी, तो बड़ी जीत मिली थी। उसके बाद पोस्ट इलेक्शन के बाद काफ़ी सारे दंगे हुए और भाजपा के समर्थकों को चुन चुन कर मारा गया, बहुत सारे लोगों ने पलायन भी किया था। तो इस बार के चुनाव में भाजपा के लिए सबसे बड़ी बात है, क्या वो बंगाल में ममता बनर्जी टक्कर दे पाएगी? अभी कुछ कहा नहीं सकता। अभी तक ममता बनर्जी का अपर हैंड है। अगर CSR ठीक से लागू हुआ तब तो भाजपा की जीत हो सकती है, नहीं तो ममता बनर्जी चौथी बार भी फिर जीत सकती है। जहाँ तक भाजपा की बात है तो भाजपा ने इस बार जो UGC वाले मुद्दे पर जो उन्होंने जो उड़ता तीर ले लिया, उसके चक्कर में जो भद्र लोग थे जिसका थोड़ा बहुत झुकाव होने लगा था भाजपा की ओर, मुझे लगता है कि वो भी थोड़ा सा कठिन हो जाएगा और वो उतना नहीं हो पाएगा। और अगर भद्रलोक का झुकाव नहीं हुआ तो भाजपा के लिए पश्चिम बंगाल जीतना बहुत ही कठिन हो जाएगा। अब आते हैं केरल पर। केरल में बात करने से पहले ये जानना आवश्यक है कि भाजपा का उत्थान जो जो हुआ वैसे वैसे कम्युनिस्ट पार्टियों का अवसान हो गया। आप त्रिपुरा की याद रख कीजिए, भाजपा का कोई खाता भी नहीं खुला था 2013 में। त्रिपुरा में भाजपा का 2013 में खाता भी नहीं खुला था, लेकिन 2018 में भाजपा ने जो सत्ताधारी वामपंथी वो विपक्षी दल कांग्रेस दोनों का सुपड़ा साफ करके सरकार बन गई थी। 2023 में लोग सोचे तुक्का है, लेकिन 2023 में फिर जीत गई भाजपा। तो वहाँ से एक तरह से वामपंथी सफाया हो गया। वैसे पश्चिम बंगाल में हुआ। पश्चिम बंगाल में वामपंथियों का, हालांकि वामपंथियों को जो रिप्लेस किया था ममता बनर्जी ने किया था, लेकिन वामपंथियों के जो हिंदू वोट है पूरी भाजपा में शिफ्ट हो गया। तो केरल और बंगाल की जो लाइन में तमिलनाडु भी जा रहा है, केरल भी जा रहा है। अब केरल में जो वामपंथी है उनका पूरा वोट बैंक हिंदू वोट बैंक है। तो उनका हिंदू वोट बैंक ये देखते हुए कि कांग्रेस में मुस्लिम लीग का जो गठबंधन है उसके चक्कर में हिंदुओं में थोड़ा भाई का वातावरण समझ में आने लगा है, तो वो शिफ्ट होना चाहते हैं। अब हिंदुओं को समझ में आने लगा है कि वामपंथी जो है वो भी कांग्रेस वामपंथी विशेष अंतर नहीं है, दोनों ही बेचारे रूप से हिंदुओं के विरोधी है। तो हिंदू वोट का एक बहुत बड़ा शिफ्टिंग होने की संभावना दिख रही है इस पर केरल विधानसभा में। तो अब ये देखना है कि केरल में, जैसा कि मैं बता दूं, केरल में 20% वोट भाजपा को मिला था। भाजपा गठबंधन NDA को 20% वोट मिला था 2024 में। भाजपा को 17.5% वोट मिला था। तो अभी मूड ऑफ द नेशन में जो अभी इंडिया टुडे पत्रिका में आया था उसमें यह था कि जनवरी में करीब 25% वोट मिलेगा इसको। तो ये मान के चलते हैं कि भाजपा 25 से 30% वोट तक जा सकती है। तो अगर इतना वोट मिलता है भाजपा को तो प्रमुख विपक्षी दल बन जाएगी। लेकिन जैसा कि हमने असम या त्रिपुरा की विधानसभा या बंगाल की विधानसभा देखते हैं, तो हमारे सामने क्या भाजपा त्रिपुरा की तरह केरल पर राज कर लेगी या पश्चिम बंगाल की तरह दूसरी बड़ी पार्टी बन जाएगी?
मेरे विचार से पश्चिम बंगाल के रास्ते पर जाएगी और वामपंथियों को रिप्लेस करके दूसरी बड़ी पार्टी बनेगी और यूडीएफ की सरकार पश्चिम केरल में बनने की संभावना प्रबल है और भाजपा प्रमुख विपक्षी दल बनेगी और धीरे धीरे वामपंथियों को वहाँ से सफाया हो जाएगा। केरल के लिए एक शुभ राजनीति होगी वामपंथियों की जाना और केरल में भाजपा के उत्थान से केरल में राष्ट्रीय राष्ट्रवादी नीति और राष्ट्रीय राजनीति का एक प्रवेश हो जाएगा। अब बात करें तमिलनाडु की। पिछले 60 वर्ष में केरल में राष्ट्रीय राजनीति के लिए जगह समाप्त हो गई है। राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी हाशिए पर चले गई। पहले कांग्रेस गई, भाजपा भी बहुत कोशिश किया लेकिन वो भी उतना उठ नहीं पाई है। पिछले लोकसभा 2024 में भाजपा अकेले लड़ी थी, उनको करीब 12%, करीब 11 से 12% वोट उनको मिला। फिर जब उसको और मजबूत होते तो भाजपा बार बार, जैसे कि उसने तेलंगाना में किया था, उन्होंने अन्नामलाई को प्रदेश अध्यक्ष पर से हटा दिया और अन्ना द्रमुक के साथ गठबंधन कर लिया। अब अन्ना द्रमुक के साथ गठबंधन में दिक्कत ये है कि अन्नामलाई के पलानीस्वामी हैं, वो अन्नामलाई से उनका संबंध ठीक नहीं है और अन्नामलाई के साथ उनकी संबंध पटरी बैठ नहीं रही है। तो अब अन्नामलाई ने इस बार उनका 6 विधानसभा का उनको प्रभारी बनाया गया था, उन्होंने मना कर दिया, तो भाजपा की संभावना थोड़ा कम हो गया है। अब ये देखना है कि भाजपा और बहुत सारे छोटे छोटे दल हैं और AIADMK के जो गठबंधन है, क्या तमिलनाडु में वो कितना प्रभाव डाल सकती है। DMK के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी बहुत है। इससे पहले मैं बता दूं कि तमिलनाडु में भी 5 साल में सरकार बदलने का इतिहास रहा है, लेकिन एक बार जयललिता 2 बार दोहराई है। इस बार जो द्रमुक है 2 बार लगातार जीत चुकी है। उसके विरुद्ध अच्छी खासी एंटी इनकम्बेंसी है और उनका जो लड़का है उदयनिधि स्टालिन, वो अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, जो उदयनिधि स्टालिन है, अब तो इनकी पारिवारिक कलह खुल गई है। अब ये DMK और वो नास्तिक और ये बहुत सारे इनके जो प्रोपेगेंडा तो फेल हो गया। उदयनिधि स्टालिन क्रिश्चियन है और वो अपने जोर शोर से अपने बेटे को मुख्यमंत्री के लिए लॉन्च करना चाहते हैं। उदयनिधि स्टालिन ने खुलकर बोल ही दिया है कि जो सनातन धर्म है डेंगू और मलेरिया से भी खतरनाक है, इनका उन्मूलन आवश्यक है। और मज़े की बात है, कांग्रेस के साथ है गठबंधन में। हालांकि कांग्रेस को कभी भी सत्ता में भागीदार नहीं बनाते, लेकिन केंद्र में UPA सरकार में ये मंत्री बन जाते हैं। लेकिन कांग्रेस को तो हर जो सनातन विरोधी लोगों के साथ रहने में उनको अच्छा लगता है, तो उनके साथ गठबंधन बने हुए। हालांकि कांग्रेस अंदर बेचैनी है, कभी कभार वो विजयकांत के साथ ही गठबंधन बनाना चाहते हैं, कभी वो DMK के साथ रहना चाहते हैं। 2 नंबर सवार है। और जो सबसे तीसरा जो ध्रुव है वो है सुपरस्टार विजयकांत का। अब वो किसके साथ जाते हैं, कई सोर्स ये बताते हैं कि शायद वो NDA के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। NDA में ये असमंजस है कि उनको बनाए कि ना बनाए। तो आगे के जो 2-3 महीने जो है, जब चुनाव का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो ये बात ये निश्चित हो जाएगा कि चुनाव की तारीख निश्चित हो जाएगी। उसके बाद तय होगा कि जब चुनाव की तारीख तय होगी, फिर पार्टियों के गठबंधन, उसके घोषणा पत्र, उनके प्रत्याशी क्या उनको उतारेंगे, उसके बाद इनकी जो रुझान पता चलेगा। तो बने रहते, नज़र डालते हैं इस पर। और आप लोगों से ये आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज तक के नमस्ते।